राजीव जी, लेकिन सवाल बहुत गंभीर खड़े हुए हैं राष्ट्रीय एकता को लेकर, और खासकर राष्ट्रीय सद्भाव को लेकर। और ये देश की जनता समझ भी रही है, देश के राजनेता समझ रहे हैं, देश की जनता समझ रही है। एक गैंग है जिसमें कुछ मीडिया के लोग हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट हैं, कुछ उद्योगपति हैं, कि ये एक सिंडिकेट है। और ये सिंडिकेट ये सारा काम कर रहा है, जिसमें कि डिजिटल पत्थरबाज हैं, ट्रोल हैं, ये सारे लोग हैं। लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा अब इस बात को समझ रहा है। और ये कोई मणिपुर में आज हो गया, कल लिंचिंग हो रही थी, परसों बुलडोजर चल रहे थे, किस तरीके से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक ढंग से किया जा रहा है, ये भी हम देख रहे थे। किस तरीके से जो फेडरल पॉलिटिक्स है भारत की, जो जो रूल ऑफ लॉ है और जो संघीय ढांचा है, उसको किस तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। और केवल देश के लोग नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है जी। पूरी 2020 तक पूरी दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास एक प्रोजेक्ट था, डोनाल्ड ट्रंप। लोगों को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की डेमोक्रेसी को खत्म करेगा, क्योंकि अमेरिका की डेमोक्रेसी के पीछे था। डोनाल्ड ट्रंप जाने के बाद उस गद्दी पर मोदी जी उस आसन पर बैठ गए हैं, उस गद्दी पे मोदी जी बैठ गए। इसीलिए आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के इंटरनल मैटर्स पे कभी जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, इंग्लैंड की पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट, सीनेट, पूर्व राष्ट्रपति किसी देशों के बोलते नहीं थे। यहां तक कि कश्मीर के मामले में भी इस्लामिक कंट्रीज भारत के साथ होते थे, पाकिस्तान के साथ नहीं होते थे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के साथ मुस्लिम कंट्रीज नहीं होते थे, भारत के साथ होते थे कश्मीर के मुद्दे पर। तो जी। क्या ऐसा हो गया कि अभी सब बोलने लगे हैं? ये सब लोगों को यही लग रहा है जो हमको आपको लग रहा है। तो एक नया प्रोजेक्ट दुनिया के पास है मिस्टर मोदी। दूसरी चीज क्या है कि दो तीन चीजें जरा मैं अलग अलग बात कर लूं, बड़ी बातें स्मृति ईरानी वगैरह की भी हो रही थी, तो जी। मैं जरा अपना पर्सपेक्टिव बता दूं कि बीइंग ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, राजनीतिक विश्लेषक स्मृति ईरानी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। बीजेपी की राजनीति को अगर समझना है तो आप मोदी साहब के बयान को देखेंगे, आप अमित शाह के बयान को देखेंगे, नितिन गडकरी के बयान को देखेंगे दूसरे कैंप के लिए, या सरकार के या किसी और के बयान को अगर आपको देखना तो राजनाथ सिंह को देखेंगे। स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, संबित पात्रा, ये सारे लोग मीडिया में या ट्रोल, विपक्षी नेताओं को ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके बयानों का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। इनकी भाषा, इनकी शैली विवादों का कारण बन जाती है। एक तो ये बात है कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट की टूल किट आप कह सकते हैं इसको। एक दूसरी बात, देखिए मोदी साहब का एक बयान आया, खुद अपने आप को उन्होंने तीसरे टर्म का कैंडिडेट बना दिया। जरा इसकी गंभीरता को हम समझें कि ये क्या है, ये क्यों कह रहे हैं मोदी साहब। क्या कभी कोई कहता है? हमेशा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट या किसी भी, जैसे मान लीजिए कि अभी कर्नाटक में मुख्यमंत्री हुए तो किसी ने प्रपोज किया, किसी ने सेकंड किया। सिद्धारामैया ने खुद ही नहीं कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो क्या वजह है, जरा इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि कोई, देखिए अभी मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल बयान मोदी अमित शाह के बयानों से आप पॉलिटिकल दिशा देख सकते हैं। कहीं ना कहीं मोदी साहब के थर्ड टर्म को लेकर बीजेपी आरएसएस के अंदर विवाद है, कहीं कोई पेच फंसा हुआ है, एक राय नहीं है।
और इस वजह से ये इम्पोज कर रहे हैं, एक पब्लिक ओपिनियन अपने पक्ष में क्रिएट कर रहे हैं कि मैं थर्ड टर्म का कैंडिडेट हूं। ये थर्ड टर्म की बात अचानक नहीं आ गई है, इस पे मंथन हुआ होगा अंदर। तो जो थर्ड टर्म की बात आ रही है राजीव जी, वो इस वजह से आ रही है कि अंदर कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है, बीजेपी में भी और आरएसएस के अंदर भी। और क्यों है, जिसकी चर्चा हम लोग अक्सर करते हैं, और कल भी हम लोग ये कर रहे थे कि जिन पार्टियों का, जिन क्षेत्रीय पार्टियों का राज्यव्यापी आधार है, राज्यव्यापी फुटप्रिंट है, वो पार्टियां मोदी और अमित शाह की बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगी। जी, आरएसएस बीजेपी को एक ऐसा नेता प्रोजेक्ट करना पड़ेगा जो गठबंधन की राजनीति कर पाए। मोदी अमित शाह में गठबंधन टूटा है, जेडीयू बाहर गया है, शिवसेना बाहर गई है, अकाली दल बाहर गया है। जोड़ किसको रहे? छोटी छोटी पार्टियों को, 38 पार्टियां चुनाव आयोग की सूची बना के। ये मतलब मैं लगा रहा हूं जो मोदी साहब अपने आप को थर्ड टर्म का क्रिएट कर रहे हैं, और ये भी एक टेस्ट बलून है जो उन्होंने छोड़ा है। इसलिए आप देखिए कि थर्ड टर्म की बात पे किसी बड़े नेता ने, आरएसएस ने, या उनके किसी प्रवक्ता ने, या बीजेपी के किसी बड़े नेता ने, या बीजेपी के पक्ष में लिखने वाले जो बड़े सारे विश्लेषक हैं, उन्होंने इसमें अभी इसको लिया नहीं गंभीरता से। जी बिल्कुल। मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो लोग क्या बोलते हैं। और एक आखिरी बात जो राहुल गांधी ने आपने सुनाया, देखिए राहुल जी, गांधी बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं जो कांग्रेस में अभी तक नहीं हुआ था। हमारे और मित्रों ने भी इस पे रोशनी डाली है कि राहुल गांधी आइडियोलॉजिकली ट्रेंड कर रहे हैं कांग्रेस के लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये पॉलिटिकल पार्टीज में काम रुक गया है। कभी ये काम वामपंथी पार्टियां बहुत अच्छे ढंग से किया करती थी, अपने कैडर को ट्रेन करने का, बाकायदा बहुत बढ़िया तरीके से। उनसे बेहतर किसी ने नहीं किया, बीजेपी आरएसएस ने भी नहीं किया। तो और ये काम रुक गया था समाजवादी पार्टी में, आरजेडी में, तमाम जगहों पे और दूसरी पार्टियों में। अपने कार्यकर्ताओं को अपनी वैचारिक ट्रेनिंग देने का काम रुक गया है। जी, राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर कार्यकर्ता वैचारिक तरीके से ट्रेंड है, सजग है, तो फिर आप देखिएगा कि ये जो माधवराव सिंधिया और कोई नितिन, कौन वो जितिन प्रसाद, या इधर उधर छटकने वाले जो लोग हैं, जब ये जाएंगे तो ये जो कार्यकर्ता जो आइडियोलॉजिकल ट्रेंड होता है, फिर ये जूते की माला पहनाता है एयरपोर्ट पे। राजीव जी। जी बिल्कुल। एक बहुत पते की बात आप कर रहे थे मोदी जी की, और उसमें भी थर्ड टर्म की बात। जरा उस रेफरेंस